हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हनी ड्यू बुक का चैप्टर द जोडीज फॉन्ड। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमें हमेशा काइंड, ग्रेटफुल और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। दिस इज जोडीज फॉन। फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा। बिफोर यू रीड, often instead of rushing to a doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? अब ये हमें कह रहे हैं कि कई बार हमें छोटे छोटे कट लग जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते बल्कि हम घर में ही होम रेमेडीज़ को ढूंढ लेते हैं। तो क्या आप कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में बता सकते हैं? इन दिस स्टोरी, Jody's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jody wonders what will happen to the little fawn left without a mother. अब इस स्टोरी में क्या हुआ है कि जोडी के फादर को बिटन यानी कि काटना, किसने काटा है? एक रैटल स्नेक ने काटा है। रैटल स्नेक मतलब कि जहरीले सांप ने काट दिया। अब फटाफट उन्होंने क्या करा, वो जंगल में थे, उन्होंने एक डो यानी कि हिरन को मारकर उसका हार्ट और लिवर को निकाला और उससे एक मेडिसिन बनाई और अपने जो रैटल स्नेक ने उनको काटा था उसके पॉइजन को ख़त्म किया। पॉइजन यानी कि जहर। जोडी क्या सोच रहा है अब कि जो डो तो मर गया, पर उसका जो लिटिल फॉन है यानी कि उसका छोटा बच्चा जो रह गया है वो अपनी मम्मी के बगैर कैसे रहेगा। तो इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे। Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. He slipped from the table and went to the father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Pa?" "Just fine, son. Old Death has gone thriving elsewhere, but it wasn't close shave." "I agree," Penny said. "I am proud of you, boy. The way you kept your head and did what was needed." अब जो जोडी है वो बार बार उसी फ़ोन के बारे में सोच रहा था कि वो कैसा होगा, कहाँ पे होगा, कैसे रह रहा होगा। उसने क्या करा कि वो अपने पापा के पास गया। उसके फादर का नेम क्या है? पेनी। तो पेनी क्या है, वो रेस्ट कर रहा था क्योंकि उसको सांप ने काटा था, तो वो रेस्ट कर रहा था। और जोडी उसके पास गया। उसने बोला कि आपको अब कैसा लग रहा है? तो उसने बोला कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊँगा। तो पेनी ने क्या बोला कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पे बहुत गर्व है, तुमने जिस हिसाब से सिचुएशन को संभाला। पा, यस सन। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन? अब वो क्या बोल रहा है जोडी अपने पापा को कि आपको याद है वो डो और वो फॉन, मतलब वो हिरन और उसका बच्चा। आई कैन नेवर फॉरगेट देम। द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट. It might be hungry and very scared. I suppose so. Pa, I'm a big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn and bring it here and raise it? Penny lay quiet, staring at the ceiling. Boy, you got me क्या hemmed बोल रहा है in. कि बिल्कुल मैं उसके बारे में नहीं भूल सकता, जो डो है उसने मेरी जान बचाई थी। तो जोडी क्या बोल रहा है कि पा, जो फॉन है वो अभी भी वहीं पर होगा। हो सकता है कि वो हंग्री यानी कि भूखा हो और बहुत ही डरा हुआ हो यानी कि स्केर्ड हो। तो उसने क्या बोला जोडी ने कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, बिग बॉय हो गया हूँ, अब तो मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मैं अब जाऊँ और उसको ढूंढ सकता हूँ फ़ोन को, और हम उसे अपने पास रख लेंगे? तो पेनी जो है वो चुपचाप लेटा रहा। उसने बोला कि बॉय, यू गॉट मी हेम्ड इन। हेम्ड इन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन में पढ़ना जहाँ पे आप ना नहीं बोल सकते। It won't take much to raise it, Pa. It will soon start to eat leaves and acorns. उसने क्या बोला जोडी ने कि उसको बड़ा करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, कुछ ही टाइम में वो बड़ा हो जाएगा और वो लीव्स खाना शुरू कर देगा और छोटे छोटे ब्राउन नट्स खाना शुरू कर देगा यानी कि अकॉर्न्स। You are smarter than boys of your age. We took its mother and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve, son. I can't say no to you. I never thought I'd live to see another day. तो अब जोडी के फादर क्या बोल रहा है पेनी की, बिल्कुल सही बात है, हमने उसकी मदर को मार दिया है, तो अब हमें उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो नहीं होता डो वहाँ पे तो मैं भी जिंदा नहीं बचता। Can I ride back with Millwheel and see if I can find it? Tell your ma I said you can go. He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. He said, Ma,
Pa says I can go bring back the fawn. She held the coffee pot in the mid-air. What fawn? The fawn belonging to the doe we killed. We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa. She gasped. Well, for a pity's sake, Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. Doc Wilson said, That's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy's right and his daddy's right. Millville said, He can ride back with me and I'll help him find it. She set down the pot helplessly. जोडी है उसने क्या बोला कि मैं मिल व्हील के साथ जाता हूँ और उसको ढूंढ कर लाता हूँ। तो जोडी अपनी मम्मी के पास गया, उसने बोला कि मैं ना वो फ़ोन को ढूंढने के लिए जाऊँ। तो उसकी मम्मी ने बोला कि कौन सा फ़ोन, व्हाट फ़ोन? तो उसने बोला कि वही जो जिसको हमने मारा था और हमने उसका लिवर को निकाला था पॉइजन को मारने के लिए, पापा को सेव करने के लिए, टू सेव पा। शी गैस्प्ड। गैस्प्ड का मतलब होता है ऐसे हैरान होना। उसने बोला कि पापा ने बोला है कि ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसको वहाँ पर भूखा छोड़ देंगे उस फ़ोन को। तो डॉक विल्सन कौन है? जो जोडी के पापा को देखने के लिए डॉक्टर आए थे वो। उन्होंने बोला कि बिल्कुल सही बात है मैम, इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। जो लड़का है और उसके पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब मिलव्हील ने क्या बोला? मिलव्हील सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मिलव्हील ने बोला कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। अब उसने क्या करा कि उसको वो पॉट नीचे रखना पड़ा बिल्कुल हेल्पलेसली होकर, कि मतलब कुछ मैं ना नहीं बोल सकती हूँ इस बच्चे को। वेल, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो जोडी की मदर ने क्या बोला कि ठीक है तुम उसको ले आओ, पर तुम्हें अपना जो दूध तुम्हें पिलाते हैं हम, तुम्हें उसे वो देना पड़ेगा, हमें और कुछ नहीं है उसको फीड कराने के लिए। फीड यानी कि उसको खाना खिलाने के लिए। मिलव्हील सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो मिलव्हील ने क्या बोला कि चलो अब हम लोग उसको ढूंढने के लिए चलते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शियसली, यू विल नॉट बी लॉन्ग गॉन। माँ बैक्स्टर कौन है? जो पेनी बैक्स्टर है उसकी वाइफ, यानी कि जोडी की मम्मी। उसने एंक्शियसली यानी कि बेचैनी से पूछा कि तुम ज़्यादा देर के लिए तो बाहर नहीं रहोगे ना? सो जोडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जोडी ने बोला कि मैं डिनर से पहले घर आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल ने क्या करा? हॉर्स को निकाला और जोडी को अपने पीछे बिठा दिया। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। अब जो जोडी है उसने मिलविल को क्या बोला कि तुम्हें क्या लगता है फोन अभी भी वहाँ पर होगा? क्या तुम मेरी उसको ढूंढने में मदद करोगे? We will find him if he is alive. How you know that it's a he? The spots were all in a line. On a doe fawn, Pa says the spots are every which way. So उसने क्या बोला कि अगर वो जिंदा होगा तो हम उसको ढूंढ लेंगे, पर तुम्हें कैसे पता कि वो एक लड़का है, ही है और शी नहीं? तो उसने क्या बोला जोडी ने कि पापा ने मुझे बताया था कि जो उसके स्पॉट्स हैं, यानी कि जो उसके डो पे जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स लगे होते हैं वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में थे। तो ऐसे किस में होते हैं? एक ही फॉन में होते हैं, ना कि शी फॉन में। सो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं। What had happened to जोडीज फादर? जोडी के फादर को क्या हुआ था? जोडी के फादर को रैटल स्नेक ने काट दिया था। हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ? जो डो है उसने पेनी की लाइफ को कैसे बचाया? उन्होंने क्या करा था? जोडी और पेनी ने डो का लिवर और हार्ट निकाल लिया था और उससे उन्होंने मेडिसिन बनाई थी। वाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फॉन होम? जोडी है वो फॉन को घर क्यों लाना चाहता था? बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था इस चीज़ को लेकर कि हमने फॉन की मदर को मार दिया है और फॉन वहीं पर छूट गया है। हाउ डज जोडी नो दैट फॉन इज़ अ मेल? जोडी को कैसे पता है कि फॉन जो है वो मेल है? जोडी को ऐसे पता है कि फॉन मेल है बिकॉज उसके जो स्पॉट्स थे वो एक सीधी लाइन में थे। Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. अब जोडी क्या बोल रहा है मिलविल को कि आप ना नॉर्थ की तरफ ले लो, क्योंकि यहीं पे मेरे पापा को स्नेक ने काटा था और यहीं पे हमने डो को मारा था और उसके फ़ोन को भी देखा था।
तो अब क्या है, धीरे धीरे करके उनको फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो जोडी क्या अनविलिंग, यानी कि उसको बहुत ही गंदा सा लग रहा था कि मिलविल क्यों मेरे साथ है। क्यों ऐसा लग रहा था उसको? क्योंकि अगर डो का फ़ोन नहीं मिला, मान लीजिए अगर फ़ोन मर चुका होगा या उसको नहीं मिला होगा, तो क्या होगा, वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट को छुपा नहीं पाएगा। वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट को देखे। और अगर फ़ोन मिल गया तो उसके चेहरे पे इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि वो चाहता नहीं था कि कोई इस चीज़ को देख पाए। सो दोनों ही सिचुएशन में वो चाहता था कि मिलविल वहाँ पर ना हो। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it to foot. But I'm afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or bitten by a snake too." अब जोडी ने क्या बोला मिलविल को कि यहाँ पर जो श्रब है वो काफ़ी थिक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो हॉर्स जा नहीं सकता जिसमें हम जा रहे हैं घोड़े पे। तो क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से पैदल चलता हूँ। बट मिलविल ने क्या बोला कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें भी कहीं से किसी स्नेक ने काट दिया या तुम गुम हो गए, लॉस्ट यानी कि गुम हो गए, तो आई विल टेक केयर. It might take me a long time to find the fawn. If he's wandered, leave me off right here. All right, but you take it easy now. You know north, here and east, there and there. That tall pine makes a bearing. So long, so long. Midwheel, I'm oblique. He waited for the sound of hoofs to end. Then, cut to the right, the scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. अब क्या हुआ, मिलविल ने उसे बोला कि अगर तुम्हें भी किसी स्नेक ने काट लिया तो जोडी ने उससे बोला कि मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, और अगर फ़ोन यहीं पर होगा तो मुझे उसे ढूंढने में टाइम लगेगा, तो तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम यहाँ पर, तुम्हें पता ना नॉर्थ और ईस्ट कहाँ पर है? उसने बोला कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है। सो उसने बोला कि थैंक यू सो मच मिलविल। अब मिलविल ने उसे क्या बोला कि अब मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ही वेटेड फॉर अ साउंड ऑफ हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। अब उसने वेट करा कि हूव्स यानी कि खुर, जो चलने की आवाज़ होती है उसका टुकने का वेट करा, और वो राइट की तरफ मुड़ा। वहाँ पर उसने क्या देखा कि सब जगह शांति है। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। जब वो चल रहा था तो उसके जो टहनी टूटने की खड़खड़ाहट होती है, सिर्फ उसी की आवाज़ आ रही थी जंगल में, और कोई आवाज़ नहीं थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. अब उसने थोड़ी देर के लिए सोचा कि कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं चल रहा हूँ। A buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzard sat in a circle around. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their heads on their long, scrawny necks and hissed at him. He threw his bow at them and they flew into the adjacent tree. अब जब वो चल रहा था आगे, तो क्या हुआ, बजार्ड क्या होता है, जैसे वल्चर की तरह एक बड़ा सा, बड़ी बड़ी बर्ड्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, डेड एनिमल्स का फ्लैश खाती हैं, यानी कि मीट खाती हैं मरे हुए जानवरों की। अब वो अचानक से उसके सामने आके उड़ गया। अब क्या हुआ, उसने क्या देखा जोडी ने कि जो बजर्ड्स हैं वो किसको घेर के खड़े हैं, डो को घेर के खड़े हैं। कैरकस होता है जानवर का मरा हुआ शरीर, किसी जानवर के मरे हुए शरीर को, यानी कि डो के मरे हुए शरीर को वो लोग घेर के खड़े हो रहे थे, उसे खा रहे थे। तो जैसे ही जोडी वहां पर गया तो उन सब वो वहां पे खा रहे थे, उन्होंने उसकी तरफ देखा। ही थ्रू बो एट देम। उसने क्या करा, उनकी तरफ लकड़ी फेंकी और वो सारे के सारे उड़ के साइड वाले ट्री में जाकर बैठ गए। The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left door to the carrion birds. अब उसने क्या देखा, जो नीचे रेत थी उसमें बड़े बड़े कैट के प्रिंट्स थे। तो उसने क्या सोचा कि जो बड़ी कैट होती है वो तो फ्रेश खाती है, यानी कि वो तो अपना बिल्कुल फ्रेश मार कर खाती है जानवर को, ऐसे किसी का मारा वो तो खाएगी नहीं। तो उन्होंने क्या करा है, ये जो बची हुई जो ये डो का शरीर है, ये उन्होंने इन कैरकस के लिए, इन जानवरों के लिए छोड़ दिया है। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clapped their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped all on the force, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all the tracks except those of the cat and buzzards. अब उसने क्या करा, उसने वहाँ पर जो घास थी उसको देखा आसपास, वहाँ पर उसको फ़ोन नहीं मिला जहाँ पर उन्होंने फ़ोन को छोड़ा था। अब उसने क्या करा,
उसने जगह को साफ करके देखा और वहाँ पर कोई भी साइन नहीं था, फ़ोन तो वहाँ पर था ही नहीं। अब जो बज़र्ड्स थे यानी कि जो वल्चर्स थे वापस फड़फड़ाना शुरू कर दिया उन्होंने अपने पंखों को। क्यों? क्योंकि उनको खाना खाना था, अपने वापस बिज़नेस पे जाना था। जो डो की बॉडी को वो खा रहे थे वापस उसको खाना था। वो वापस से ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फूड्स। अब वो वापस से क्या हुआ, वापस से वहाँ पर ढूंढने लग गया फ़ोन को। बट क्या हुआ, फ़ोन का तो वहाँ पर कुछ मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि रात को बारिश हुई थी और जो भी ट्रैक्स यानी कि जो भी निशान वहाँ पर थे सारे धुल चुके थे। किसके निशान थे वहाँ पे? सिर्फ कैट के एंड बजर्ड्स के, सिर्फ कैट और बजर्ड्स के निशान थे वहाँ पर। जोडी डिडंट वांट मिलवील विद हिम फॉर 2 रीजंस। व्हाट वर दे? अब जोडी नहीं चाहता था कि मिलवील उसके साथ हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसको ये था कि अगर फ़ोन मुझे नहीं मिला तो भी मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। मैं नहीं चाहता मिलवील मुझे वैसे देखे, और अगर वो मिल गया तो उसके चेहरे पे जो खुशी होगी वो भी उसको, वो चाहता था वो ना देख पाए। वाई वॉज मिलवील अफ्रेड टू लीव जोडी अलॉन? जो मिलवील था वो जोडी को अकेले छोड़ने से क्यों डर रहा था? क्योंकि उसको ये था कि अगर इसको भी किसी स्नेक ने काट दिया या ये गुम हो गया तो। Movement directly in front of him startled him so that he trembled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. अब क्या हुआ, जब जोडी जा रहा था तो अचानक से उसको क्या हुआ, चौंक कर वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। क्यों? उसने किसको देखा? फ़ोन को देखा। फ़ोन ने उसकी जो फ़ोन है उसने अपना चेहरा उठाकर जोडी की तरफ देखा। उसकी आइज़ कैसी थी? बड़ी-बड़ी आइज़ थी। ही वाज़ स्टेयरिंग एट इट्स लिक्विड आइज़। वो अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से जोडी को देख रहा था और वो क्या कर रहा था, हल्का-हल्का क्विवरिंग, मतलब कि जैसे काँपना, वो काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, बट फिर भी उसने भागने की या उठने की कोई भी एफर्ट नहीं किया। बट जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, पर जोडी को खुद पे ट्रस्ट नहीं था। ही विस्पर्ड, इट्स मी। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज, सेंटिंग हिम। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड ऑन द सॉफ्ट नेक. द टच मेड हिम delirious. He moved forward on all the fours until he was close beside it. He put his arms around its body. The light convulsion passed over it, but it did not stir. अब क्या हुआ, जोडी उसके पास गया और उसने उसे क्या बोला कि इट्स मी, ये मैं हूँ। फ़ोन ने क्या करा, अपनी नोज़ को उठाया और उसको सेंट करने लग गया, उसको स्मेल करने लग गया जोडी को। जोडी ने अपना वन हैंड निकाला और उसकी सॉफ्ट नेक पर रखा। द टच मेड हिम डेलीरियस यानी कि एक्साइटेड। जैसे ही जोडी ने फ़ोन की नेक को टच करा वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया। वो थोड़ा और पास आया और उसने उसे क्या करा, अपने आर्म्स में ले लिया। द लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टर। कन्वर्जन होता है शिविर। अब उसने जैसे ही फ़ोन को गले लगाया तो फ़ोन हल्का सा कांपा, बट वो हिला नहीं बिल्कुल भी। He stroked its sides as gently as though the fawn was a china deer and it might break it. Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. अब क्या हुआ, जैसे ही जोडी ने उसको स्ट्रोक किया, स्ट्रोक यानी कि उसको हल्का सा टच करा, तो वो उसको कैसे टच कर रहा था, जैसे कि वो चाइना डियर हो। चाइना डियर यानी कि जैसे वो चिकनी मिट्टी का बना हुआ डियर हो कि अगर उसे हल्का सा पकड़ लेंगे तो वो कहीं टूट ना जाए। उसको इतने प्यार से वो टच कर रहा था। उसकी स्किन कैसी थी? बहुत ही वेरी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट थी और बहुत ही स्लीक एंड क्लीन यानी कि बहुत ही शाइनी और बहुत ही साफ थी। और कैसी स्मेल आ रही थी उसे, कैसी स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। ग्रास की हल्की हल्की उसमें से खुशबू आ रही थी, फ्रेग्रेंस आ रही थी। He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hung limply. They were surprisingly long, and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. अब क्या हुआ, जोडी ने फ़ोन को हल्का सा उठाया। अब उसको यकीन ही नहीं हुआ कि उसके जो लेग्स हैं वो इतने लंबे हैं। और उसको कैसे करना लगा, उसे अपने गोदी में उसे उठाया तो उसके जो लेग्स थे वो नीचे लटक रखे थे। He was afraid that it might kick and bleed at the sight and smell of its mother. अब जोडी को डर लग रहा था कि अगर उसने कहीं भी स्मेल कर लिया अपनी मदर को तो कहीं वो उसको किक ना कर दे। He skirted the clearing and pushed him his out into the thicket. अब उसने क्या करा, उसको उठाया और उसको झाड़ियों से लेते हुए चला गया। It was difficult to fight
through with his burden. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. अब क्या हुआ, जाते जाते क्या हुआ, फॉन के जो लेग्स थे वो कहाँ, बुशेस में अटक गए. बट वो इतना छोटा था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था. He tried to shield its face from the prickling veins. अब उसने क्या करा, जोडी उसके फेस को बचा बचा के ले जा रहा था. जो प्रिकलिंग वेन्स क्या होती है, चुभने वाली जो वहाँ पर लताएं या फिर चुभने वाले जो वहाँ पर शर्ब्स थी, उनसे बचा बचा के वो उसको ले जा रहा था. Its head bobbed with the stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. अब क्या हुआ, वो फटाफट वहाँ से गया और वहाँ कब तक वो चलता रहा, जब तक वो अपने घर के पास वाले इंटरसेक्शन पे नहीं पहुँच गया. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. अब उसने क्या करा, वो थोड़ी देर रुका रेस्ट करने के लिए और जो फॉन है वो उसकी तरफ, वो थोड़ी देर रुका वहाँ पर रेस्ट करने के लिए. जो फॉन है वो उसकी तरफ देख रहा था. ब्लीटेड यानी कि जैसे मिमियाना, जो बकरी का बच्चा मिमिया रहा था या फिर रो रहा था हल्की हल्की आवाज में. He said enchanted, I will carry you after I get my breath. He remembered his father saying that the fawn would follow if it had been first carried. He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it. अब क्या हुआ, वो जोड़ी थक गया था, उसने उसे नीचे रख दिया. तो जोड़ी ने क्या करा, जो फॉन का बच्चा था वो मिमियाना शुरू हो गया, यानी कि वापस से रोने लग गया था. सो जोडी ने उसे कहा कि मैं तुम्हें वापस उठाऊंगा, एक बार मेरे को सांस तो लेने दो. तो जोडी को याद था कि उसके फादर ने कहा था कि आपको पहले फॉन को गोदी में लेना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको फॉलो करेगा. तो जोडी ने ऐसे ही करा. अब क्या हुआ, वो जोडी आगे चलने लग गया और फॉन उसकी तरफ देख रहा था. जोडी वापस से उसकी तरफ आया, उसने हल्का उसको स्ट्रोक करा, उसके सर पे हाथ फेरा और वापस से चलने लगा. अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो फॉन था वो उसको, जोडी को फॉलो करने लगा. जोडी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम्प इट, यानी कि जो जोडी था उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, वो उसके साथ खेलना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था. टू कॉल इट टू कम टू हिम. ही डेयर्ड नॉट अलार्म्ड इट. ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिज over his two arms. It seemed to him that he walked without efforts. अब जोडी उसके साथ खेलना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन वो उसको डराना नहीं चाहता था. अलार्म यानी कि उसको डराना नहीं चाहता था. He picked it up. उसने उसे वापस गोदी में उठाया और वापस चलने लगा. His arms began to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. His distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. अब उसके हाथ वापस से दुखने लगे थे. एक यानी कि दुखने लगना. जोडी के हाथ वापस से दुखने लगे थे, बट फिर भी वो चलता रहा. लेकिन वो उसको इतनी खुशी थी कि वो क्या कह रहा है कि वो उसको सारा दिन और रात पूरा लेकर चल सकता था. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. बट क्या था, वो इतना पसीने में बिल्कुल वेट हो चुका था. बट क्या था, जो जून में सुबह सुबह हल्की हल्की हवा चलती है वो चल रही थी. The sky was clear as spring water in the blue china cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom. अब क्या हुआ, फाइनली वो वहाँ पर पहुँच गया अपने घर के पास. उसने क्या करा, उसने क्या सोचा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं क्या करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट अपने पापा के बेडरूम में लेके जाता हूँ. इनटू द पेनीज बेडरूम. मैं इसको फाइनल अपने पापा के बेडरूम में लेके जाता हूँ, विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम. और फॉन मेरे पीछे पीछे चलेगा. लेकिन क्या हुआ, बट एट द स्टेप्स द फॉन बैल्कड and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. अब उसने क्या करा, वो उसने सोचा कि मैं इसको अपने पापा के पास लेके जाऊंगा, बट जो फोन था वो स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ा ही नहीं. तो जोडी ने क्या करा, उसे गोदी में उठाया और अपने पापा के पास ले गया. जोडी कॉल्ड, पा लुक.
Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, "I am glad you found him." अब जोडी ने उसकी तरफ देखा तो क्या देखा कि जो जोडी है उसके पास कौन है, फॉन है, और जो जोडी की जो आईज हैं वो कैसे चमक रही हैं, बिल्कुल जैसे फॉन, खुशी से उतनी ज़्यादा तेज चमक रही हैं जैसे कि फॉन की आईज हों। जोडी went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream has risen on it. He skimmed the cream into the jug. He poured milk into the small gourd. अब उसने क्या करा, जोडी किचन में गया, जो फॉन था उसके पीछे पीछे गया। जोडी ने क्या देखा कि किचन के सिंक में क्या रखा हुआ है, सुबह का दूध रखा हुआ है। उसने क्या करा, और उसके ऊपर क्या जम गई है, क्रीम जम चुकी है दूध के ऊपर। उसने क्या करा, क्रीम को हटाया और एक स्मॉल गाउड यानी कि एक छोटा सा जो एक तरह से कंटेनर है उसमें दूध को डाल दिया। ही हेल्ड आउट टू द फोन. इट बटted it suddenly, smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. He could make nothing of the milk in the gourd. अब उसने क्या करा, उसने फ़ोन को दिया, बट फ़ोन ने बटेड यानी कि फ़ोन ने अचानक से उस पीछे हट गया फ़ोन, उसने उसको धक्का दिया और जो दूध है वो नीचे गिरते गिरते बचा। अब जोडी को समझ ही नहीं आया कि ऐसा उसने क्यों करा। He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him again. He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. अब क्या हुआ, उसने क्या करा, जोडी ने क्या करा कि अपने जो फिंगर्स उनको मिल्क में डाला और फॉन के मुंह में डाल दिया। अब जो फॉन है वो जोडी की फिंगर्स को सक करने लगा और दूध पीने लगा। जैसे ही जोडी उन फिंगर्स को बाहर निकालता था, जो फॉन है वो वापस से जोर जोर से ब्लीटेड यानी कि जोर जोर से मिमियाना शुरू कर देता था और जोडी को मारने लगता था। जैसे ही वो वापस फिंगर उसमें डालता था, वो उसको पीने शुरू हो जाता था दूध को। द फॉन ब्लू एंड sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently. अब जो उस फॉन था वो भूखा था तो वो अपने स्मॉल हूफ्स यानी कि अपने जो खुर हैं उनको जो ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से मारने लगता था। As long as he held his fingers below the level of milk, the fawn was content. It closed its eyes dreamingly. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flickered back and forth. अब क्या हुआ, जब तक वो जो फिंगर्स हैं वो दूध में रहती थी और फॉन के मुंह में रहती थी तो तब तक वो खुश रहता था, लेकिन जैसे ही उनको निकालो तो वो वापस से मिमियाना शुरू कर देता था। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन द swirl ऑफ फॉर्म एंड गर्लिंग। जो लास्ट ड्रॉप ऑफ मिल्क था वो भी खत्म हो गया। सो दिस वॉज द स्टोरी द जोडीज फॉन। इसको लिखा है मार्जरी किनन रॉलिंग्स ने। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।